लड़की मछली। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक आदमी और एक औरत रहते थे, जिनकी एक बेटी थी। चूंकि वह इकलौती संतान थी और बहुत सुंदर भी, इसलिए वे कभी भी ये तय नहीं कर पाई कि उसे उसकी गलतियों के लिए दंडित किया जाए या उसे अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी जाए। और जहाँ तक काम की बात है, अगर उसकी माँ उससे खाना बनाने या प्लेटें धोने के लिए कहती तो वह उसके मुंह पर हंसती। लड़की सिर्फ अपने दोस्तों के साथ नाचने और खेलने में अपना दिन बिताती थी, और अगर वह अपने माता पिता के लिए किसी काम की होती तो उनके लिए बेटी ही न रखना बेहतर होता। हालांकि एक सुबह उसकी माँ इतनी थकी हुई दिख रही थी कि स्वार्थी लड़की भी ये देखे बिना नहीं रह सकी और उसने पूछा कि क्या वह कुछ कर सकती है ताकि उसकी माँ थोड़ा आराम कर सके। वह भली महिला इस प्रस्ताव से इतनी आश्चर्यचकित और आभारी दिखी कि लड़की को शर्म महसूस हुई, और उस समय यदि उससे अनुरोध किया जाता तो वह घर को साफ कर देती। लेकिन उसकी माँ ने उससे केवल इतना अनुरोध किया कि वह मछली पकड़ने का जाल नदी के किनारे ले जाए और उसमें कुछ छेद कर दे, क्योंकि उसके पिता उस रात मछली पकड़ने जाने वाले थे। लड़की ने जाल उठाया और इतनी मेहनत की कि जल्द ही जाल में कोई छेद नहीं बचा। वो खुद पर बहुत खुश थी, हालांकि उसके पास मनोरंजन के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि वहां से गुजरने वाले सभी लोग रुक गए और उससे बातें करने लगे। लेकिन इस समय तक सूरज सिर पर चढ़ चुका था और वह अपना जाल मोड़कर उसे घर ले जाने ही वाली थी। तभी उसने अपने पीछे छपाक की आवाज सुनी और चारों ओर देखा तो उसने एक बड़ी मछली को हवा में उछलते देखा। जाल को दोनों हाथों से पकड़कर उसने उसे पानी में फेंक दिया, जहां एक के पीछे एक घेरे बन रहे थे, और कौशल से ज्यादा किस्मत से उसने मछली को बाहर निकाल लिया। अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो, वो अपने आप से चिल्लाई, लेकिन मछली ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे मत मारो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी मछली में बदल दूंगा। लड़की तिरस्कारपूर्वक हंसी और सीधे अपनी माँ के पास भागी। देखो, मैंने क्या पकड़ा है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, परंतु इसे खाना तो लगभग दुखद है, क्योंकि यह बोल सकती है और कहती है कि यदि मैं इसे मार दूंगी तो यह मुझे भी मछली बना देगी। ओह, इसे वापस रख दो, इसे वापस रख दो, माँ ने विनती की। शायद ये जादू में माहिर है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे पिता भी। ओह, बकवास है माँ, ऐसे प्राणी का मुझ पर क्या अधिकार हो सकता है। इसके अलावा मुझे भूख लगी है, और अगर मैं जल्दी ही अपना खाना नहीं खाऊंगी तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। और वह अपने बालों में लगाने के लिए कुछ फूल लेने चली गई। लगभग 1 घंटे बाद हॉर्न बजने से उसे पता चला कि खाना तैयार है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मछली स्वादिष्ट होगी, वह चिल्लाई और अपना चम्मच बर्तन में डालकर लड़की ने एक बड़ा टुकड़ा उठाया। लेकिन जैसे ही वह उसके मुंह में गया, उसे एक ठंडी सिहरन सी होने लगी। उसका सिर चपटा हो गया और उसकी आंखें अजीब तरह से कोनों में देखने लगी। उसके पैर और हाथ उसकी बगलों से चिपक गए और वह सांस लेने के लिए बेतहाशा हौंफने लगी। एक जोरदार छलांग के साथ वह खिड़की से बाहर निकली और नदी में गिर गई, जहां उसे जल्द ही बेहतर महसूस हुआ और वह समुद्र तक तैरने में सक्षम हो गई, जो पास ही था। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसके उदास चेहरे को देखकर कुछ अन्य मछलियों का ध्यान उसकी ओर गया और वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं तथा उससे अपनी कहानी बताने की विनती करने लगीं। मैं मछली नहीं हूँ, नवागंतुक ने कहा, और बोलते बोलते उसने बहुत सारा नमकीन पानी निगल लिया, क्योंकि आप एक पल में मछली बनना नहीं सीख सकते। मैं मछली नहीं हूँ, बल्कि एक लड़की हूँ। कम से कम कुछ मिनट पहले तो मैं लड़की ही थी, बस। और उसने अपना सिर लहरों के नीचे झुका लिया ताकि वे उसे रोते हुए न देख लें। केवल तुम ही नहीं मानते थे कि तुमने जो मछली पकड़ी है उसमें अपनी धमकी को अंजाम देने की शक्ति है, एक बूढ़ी टन्नी ने कहा। खैर, कोई बात नहीं, ऐसा हम सबके साथ हुआ है, और यह वास्तव में कोई बुरी जिंदगी नहीं है। खुश हो जाओ और हमारे साथ आओ और हमारी रानी को देखो, जो एक ऐसे महल में रहती है जो तुम्हारी रानियों की किसी भी रानियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। नई मछली को ऐसी यात्रा करने में थोड़ा डर लगा, लेकिन चूंकि उसे अकेले छोड़े जाने का डर और भी ज्यादा था, इसलिए उसने अपनी पूंछ हिलाकर सहमति जताई और वे सभी सैकड़ों की संख्या में एक साथ चल पड़े।
चट्टानों पर और जहाज़ों में बैठे लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा और एक दूसरे से कहा, देखो कितना शानदार झुंड है। और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वे रानी के महल की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर ज़मीन पर रहने वालों को समुद्र की तलहटी में क्या चल रहा है, इसका बहुत कम अंदाज़ा होता है। निश्चित रूप से छोटी नई मछली को कुछ भी नहीं पता था। उसने जेलीफिश और नॉटिलस को सतह से थोड़ी दूर तैरते हुए देखा था और सुंदर रंगीन समुद्री घास को तैरते हुए देखा था, लेकिन बस इतना ही। अब जब वह और गहराई में गई तो उसकी नज़र अजीब चीज़ों पर पड़ी। सोने की कीलें, बड़े बड़े लंगर, मोतियों के ढेर, अनमोल पत्थर, अनमोल रत्न सब समुद्र की तलहटी में बिखरे पड़े थे। वहाँ मरे हुए लोगों की हड्डियां भी थीं और लंबे लंबे सफ़ेद जीव भी थे जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी थी, क्योंकि वे ज़्यादातर चट्टानों की दरारों में रहते थे जहाँ सूरज की किरणें नहीं आ सकती थीं। पहले तो हमारी छोटी मछली को लगा कि वह भी अंधी है, लेकिन धीरे धीरे वह हरे रंग के धुंधलेपन में एक के बाद एक वस्तुएं पहचानने लगी, और जब तक वह कुछ घंटों तक तैरती रही तब तक सब कुछ साफ हो गया। आखिरकार हम यहाँ आ ही गए, एक बड़ी मछली चिल्लाई और गहरी घाटी में उतर गई, क्योंकि समुद्र में भी जमीन की तरह ही पहाड़ और घाटियाँ हैं। यह मछलियों की रानी का महल है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि सम्राट के पास भी इतना बढ़िया कुछ नहीं है। ये वास्तव में सुंदर है, छोटी मछली ने हौंफते हुए कहा, जो बाकी लोगों की तरह तेजी से तैरने की कोशिश करते करते बहुत थक गई थी, और महल शब्दों से परे सुंदर था। दीवारें हल्के गुलाबी मूंगे से बनी थीं, जो पानी से चिकनी हो गई थीं, और खिड़कियों के चारों ओर मोतियों की कतारें थीं। बड़े दरवाजे खुले हुए थे और पूरा दल दर्शकों के कक्ष में तैर रहा था, जहां रानी, जो आधी महिला थी, हरे और नीले रंग के शंख से बने सिंहासन पर बैठी थी। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसने छोटी मछली से पूछा, जिसे बाकी लोगों ने आगे धकेल दिया था। और धीमी, कांपती आवाज में आगंतुक ने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी कभी लड़की थी। जब मछली खत्म हो गई तो रानी ने जवाब दिया, और मेरे पिता एक महान देश के राजा थे। मेरे लिए एक पति मिल गया था, और मेरी शादी के दिन मेरी माँ ने अपना मुकुट मेरे सिर पर रख दिया और मुझसे कहा कि जब तक मैं इसे पहनूंगी मैं भी रानी बनूंगी। कई महीनों तक मैं एक लड़की की तरह खुश थी, खासकर जब मेरे पास खेलने के लिए एक छोटा बेटा था। लेकिन एक सुबह जब मैं अपने बगीचे में टहल रही थी तो एक विशालकाय आया और मेरे सिर से मुकुट छीन लिया। मुझे कसकर पकड़ते हुए उसने मुझसे कहा कि वो अपनी बेटी को मुकुट देना चाहता है और मेरे पति राजकुमार को मंत्रमुग्ध करना चाहता है, ताकि उसे हमारे बीच का अंतर पता न चले। तब से उसने मेरा स्थान ले लिया है और मेरी जगह रानी बन गई है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इतनी दुखी थी कि मैंने खुद को समुद्र में फेंक दिया, और मेरी महिलाओं ने, जो मुझसे प्यार करती थीं, घोषणा की कि वे भी मर जाएंगी। लेकिन मरने के बजाय किसी जादूगर ने, जिसे मेरे भाग्य पर दया आए, हम सभी को मछलियों में बदल दिया। हालांकि उसने मुझे एक महिला का चेहरा और शरीर रखने की अनुमति दी, और हमें तब तक यहीं रहना होगा जब तक कोई मुझे मेरा मुकुट वापस नहीं दिला देता। मैं इसे वापस लाऊंगी अगर तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। छोटी मछली चिल्लाई, जो कुछ भी वादा करती जो उसे फिर से धरती पर ले जाने की संभावना थी। और रानी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। वो एक क्षण के लिए चुप बैठी रही, फिर बोली, कोई खतरा नहीं है अगर तुम सिर्फ मेरी सलाह का पालन करो, और सबसे पहले तुम्हें धरती पर लौटना होगा और एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाना होगा जहां दैत्य ने अपना किला बनाया है। तुम उसे सीढ़ियों पर बैठे हुए अपनी बेटी के लिए रोते हुए पाओगे, जो अभी अभी मर गई है जबकि राजकुमार शिकार करने गया हुआ था। आखिर में उसने अपने पिता को एक वफादार सेवक के जरिए मेरा मुकुट भेजा। लेकिन मैं तुम्हें सावधान रहने की चेतावनी देता हूँ, क्योंकि अगर वह तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें मार सकता है। इसलिए मैं तुम्हें खुद को किसी भी ऐसे प्राणी में बदलने की शक्ति दूंगा जो तुम्हारी सबसे अच्छी मदद कर सकता है। तुम्हें बस अपने माथे पर हाथ मारना है और उसका नाम पुकारना है। इस बार भूमि तक की यात्रा पहले की अपेक्षा बहुत छोटी लग रही थी,
और जब मछली किनारे पर पहुंची तो उसने अपनी पूंछ से अपने माथे पर जोर से मारा और चिल्लाए, हिरन, मेरे पास आओ। एक पल में वह छोटा चिपचिपा शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक खूबसूरत जानवर खड़ा था जिसके सींग और पतले पैर थे, जो गायब होने की चाह में कांप रहा था। अपना सिर पीछे फेंकते हुए और हवा सूंघते हुए वह भाग गई और अपने रास्ते में आने वाली नदियों और दीवारों को आसानी से पार कर गई। ऐसा हुआ कि राजा का बेटा भोर से ही शिकार कर रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं मारा था, और जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो हिरन उसके रास्ते में आ गया। उसने उसे पकड़ने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हो गया, जो हवा की तरह चल रहा था, और जैसा कि राजकुमार ने पहले भी कई बार जंगल में शिकार किया था और सभी छोटे रास्ते जानता था, वह आखिरकार हौंफते हुए जानवर के पास पहुंच गया। आपकी कृपा से मुझे जाने दीजिए और मुझे मत मारिए, हिरनी ने आंखों में आंसू भरकर राजकुमार की ओर मुड़ते हुए कहा, क्योंकि मुझे अभी बहुत दूर भागना है और बहुत कुछ करना है। और जब राजकुमार आश्चर्य से अवाक होकर केवल उसकी ओर देखता रहा, हिरनी अगली दीवार पार कर गई और शीघ्र ही नजरों से ओझल हो गई। ये वास्तव में हिरन नहीं हो सकता, राजकुमार ने अपने घोड़े की लगाम रोकते हुए और उसका पीछा न करते हुए मन ही मन सोचा। किसी हिरन की आंखें ऐसी नहीं होती। यह अवश्य ही कोई मंत्रमुग्ध युवती होगी और मैं उसी से विवाह करूंगा, किसी और से नहीं। इसलिए अपने घोड़े का सिर मोड़ते हुए वह धीरे धीरे अपने महल की ओर चल पड़ा। हिरनी बहुत थकी हुई सी विशालकाय महल के पास पहुंची और जब उसने महल के चारों ओर ऊंची चिकनी दीवारों को देखा तो उसका दिल बैठ गया। फिर उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाए, चींटी, मेरे पास आओ। और एक क्षण में शाखायुक्त सींग और सुंदर आकृति गायब हो गई और एक छोटी भूरी चींटी, जो उन सभी के लिए अदृश्य थी जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा था, दीवारों पर चढ़ रही थी। यह आश्चर्यजनक था कि वो कितनी तेजी से चली, वह छोटी सी प्राणी। दीवार उसके अपने शरीर की तुलना में मीलों ऊंची लग रही होगी, फिर भी जितना संभव लगता उससे कम समय में वो ऊपर से नीचे आंगन में पहुंच गई। यहाँ उसने ये सोचने के लिए रुककर सोचा कि आगे क्या करना सबसे अच्छा होगा, और अपने चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि दीवारों में से एक के पास एक लंबा पेड़ उग रहा था और कोने में एक खिड़की थी जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बिल्कुल बराबर थी। बंदर, मेरे पास आओ, चींटी चिल्लाई, और इससे पहले कि आप मुड़ पाते, एक बंदर सबसे ऊपर की शाखाओं से झूलता हुआ उस कमरे में आ गया जहां विशालकाय बंदर खर्राटे ले रहा था। बंदर ने सोचा, शायद वो मुझे देखकर इतना डर जाएगा कि डर के मारे मर जाएगा और मुझे कभी ताज नहीं मिलेगा। मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं कुछ और बन जाऊं। और उसने धीरे से पुकारा, तोते, मेरे पास आओ। तभी एक गुलाबी और भूरे रंग का तोता उछलकर उस विशालकाय व्यक्ति के पास आया, जो इस समय तक अपने आप को तान रहा था और जम्हाई ले रहा था जिससे महल हिल रहा था। तोते ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, जब तक कि वो वास्तव में जाग नहीं गया, और फिर उसने साहपूर्वक कहा कि उसे मुकुट छीनने के लिए भेजा गया था, जो अब उसका नहीं था। अब उसकी बेटी रानी मर चुकी थी। ये शब्द सुनते ही दानव गुस्से से दहाड़ता हुआ बिस्तर से उछल पड़ा और तोते पर झपटा ताकि अपने बड़े हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ दे। लेकिन पक्षी उससे बहुत तेज था और उसकी पीठ के पीछे उड़ते हुए दानव से विनती करने लगा कि वह धैर्य रखे, क्योंकि उसकी मौत से उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये सच है, दानव ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हें यह मुकुट मुफ्त में दे दूं। मुझे सोचना चाहिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। और वह कई मिनट तक अपना विशाल सिर खुजाता रहा, क्योंकि दानवों का दिमाग हमेशा धीरे धीरे चलता है। हाँ, ये ठीक रहेगा, विशालकाय व्यक्ति ने अंततः कहा। उसका चेहरा चमक उठा। यदि तुम मुझे महान शहर में सेंट मार्टिन के आग से नीले पत्थरों का एक कॉलर लाकर दोगे तो तुम्हें ताज मिल जाएगा। अब जब तोता लड़की थी तो उसने इस अद्भुत मेहराब और उसमें डाले गए कीमती पत्थरों और संगमरमर के बारे में अक्सर सुना था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उस इमारत से दूर ले जाना बहुत मुश्किल काम होगा जिसका वे हिस्सा थे, लेकिन अब तक उसके साथ सब ठीक चल रहा था और किसी भी हालत में वह कोशिश तो कर ही सकती थी। इसलिए उसने विशालकाय को प्रणाम किया और खिड़की के पास वापस चली गई जहां विशालकाय उसे नहीं देख सकता था।
फिर उसने जल्दी से पुकारा, बाज, मेरे पास आओ। पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही उसे लगा कि अगर वह वहां जाना चाहती है तो उसे अपने मजबूत पंखों पर उठाकर बादलों तक ले जाया जा सकता है, और वह आसमान में एक छोटा सा कण प्रतीत होती हुई आगे बढ़ती गई, जब तक कि उसे नीचे सेंट मार्टिन का आग दिखाई नहीं दिया, जिस पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। फिर वह नीचे झपटी और खुद को एक पुश्ते के पीछे छिपा लिया ताकि उसे नीचे से कोई न देख सके। उसने खुद को अपनी चोंच से सबसे नज़दीकी नीले पत्थरों को खोदने के लिए तैयार कर लिया। यह उसकी अपेक्षा से भी ज्यादा कठिन काम था, लेकिन आखिरकार यह हो गया और उसके दिल में उम्मीद जगी। फिर उसने एक रस्सी का टुकड़ा निकाला जो उसे पेड़ से लटका हुआ मिला था, और आराम करने के लिए बैठ गई और पत्थरों को एक साथ पिरो दिया। जब हार तैयार हो गया तो उसने उसे अपने गले में लटका लिया और पुकारा, तोते, मेरे पास आओ। और थोड़ी देर बाद गुलाबी और भूरे रंग का तोता विशालकाय के सामने आ खड़ा हुआ। तोते ने कहा, ये वह हार है जो तुमने मांगा था। और जब उसने नीले पत्थरों का ढेर अपने हाथ में लिया तो दैत्य की आंखें चमक उठीं। लेकिन इसके बावजूद वह मुकुट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वे उतने नीले नहीं हैं जितना मैंने सोचा था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि तोता भी जानता था कि वह सच नहीं बोल रहा है, इसलिए तुम्हें उस मुकुट के बदले में मुझे कुछ और लाना होगा, जिसे तुम इतना चाहते हो। अगर तुम असफल हुए तो न केवल तुम्हें मुकुट से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तोते ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? और दैत्य ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें अपना मुकुट देता हूँ तो मुझे एक और अधिक सुंदर मुकुट चाहिए, और इस बार तुम मेरे लिए सितारों का मुकुट लाओगे। तोता मुंह फेरकर चला गया, और जैसे ही वह बाहर आई वह बुदबुदाया, टॉड, मेरे पास आओ। और निस्संदेह वह एक टॉड थी, और वह तारों वाले मुकुट की खोज में निकल पड़ी। वो कुछ दूर ही गई थी कि वह एक साफ तालाब के पास पहुंची, जिसमें तारे इतने चमकीले ढंग से प्रतिबिंबित हो रहे थे कि उन्हें छूना बिल्कुल असली लग रहा था। नीचे झुककर उसने अपने साथ ले जा रहे थैले में चमकता हुआ पानी भरा और महल में लौटकर प्रतिबिंबित तारों से एक मुकुट बुना। फिर वह पहले की तरह चिल्लाए, तोते, मेरे पास आओ। और तोते का रूप धारण करके वह दैत्य के सामने आ गई। ये वह मुकुट है जिसे तुमने मांगा था, उसने कहा, और इस बार विशाल प्रशंसा से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि वह हार गया है, और अभी भी सितारों का हार पकड़े हुए वह लड़की की ओर मुड़ा। तुम्हारी शक्ति मुझसे अधिक है, मुकुट ले लो, तुमने इसे निष्पक्ष रूप से जीता है। तोते को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मुकुट को पकड़कर वह खिड़की की तरफ उछली और चिल्लाने लगी, बंदर, मेरे पास आओ। और बंदर को पेड़ से नीचे आंगन में उतरने में आधा मिनट भी नहीं लगा। जब वह जमीन पर पहुंची तो उसने फिर कहा, चींटी, मेरे पास आओ। और एक छोटी चींटी ने तुरंत ऊंची दीवार पर रेंगना शुरू कर दिया। चींटी उस विशालकाय महल से बाहर आकर कितनी खुश थी। उसने मुकुट को मजबूती से पकड़ रखा था जो लगभग सिकुड़कर कुछ भी नहीं रह गया था, जैसा कि वह खुद भी थी, लेकिन जब चींटी ने कहा तो वह फिर से काफी बड़ा हो गया। हिरन, मेरे पास आओ। निश्चित रूप से कोई भी हिरन इतनी तेजी से नहीं भागा होगा। वो आगे बढ़ती रही, नदियों पर उछलती रही और उलझनों से टकराती रही, जब तक कि वह समुद्र तक नहीं पहुंच गई। यहाँ उसने आखिरी बार चिल्लाया, मछली, मेरे पास आओ। और पानी में गोता लगाते हुए वह नीचे की ओर तैरती हुई महल तक पहुंच गई, जहां रानी और सभी मछलियां एकत्रित होकर उसका इंतजार कर रही थीं। उसके जाने के बाद से कई घंटे बहुत धीरे धीरे बीते थे, जैसा कि प्रतीक्षा कर रहे लोगों के साथ हमेशा होता है, और उनमें से कई लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं यहाँ रहकर थक गई हूँ, एक खूबसूरत छोटी सी प्राणी ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिसके शरीर की हर हरकत के साथ रंग बदल रहा था। मैं देखना चाहती हूँ कि ऊपरी दुनिया में क्या चल रहा है। उस मछली को गए हुए कई महीने हो गए होंगे। एक अन्य ने टिप्पणी की, ये बहुत कठिन कार्य था और निश्चित रूप से दैत्य ने उसे मार डाला होगा, अन्यथा वह बहुत पहले ही वापस आ गई होती। अब युवा मक्खियां बाहर आएंगी, तीसरी ने बड़बड़ाया, और वे सब नदी की मछलियां खा जाएंगी। ये वाकई बहुत बुरा है।
तभी अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी, देखो, देखो, वो कौन सी चमकीली चीज है जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। और रानी चौंककर अपनी पूंछ पर खड़ी हो गई, वह बहुत उत्साहित थी। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया और यहाँ तक कि बड़बड़ाने वाले भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप देखते रहे। मछली अपने मुकुट को अपने मुंह में कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ती गई और बाकी लोग उसे जाने देने के लिए पीछे हट गए। वह सीधे रानी के पास पहुंची, जो झुकी और मुकुट लेकर उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर एक अद्भुत घटना घटी। उसकी पूंछ गिर गई, या यूं कहें कि वो विभाजित हो गई और दो पैरों और दुनिया के सबसे सुंदर पैरों में से एक जोड़ी में बदल गई, जबकि उसकी युवतियां, जो उसके चारों ओर समूह में थीं, अपने शल्क उतारकर फिर से लड़कियां बन गईं। वे सभी मुड़ीं और पहले एक दूसरे को देखा और फिर उस छोटी मछली को देखा जिसने अपना आकार वापस पा लिया था और वह उनमें से किसी से भी अधिक सुंदर थी। वे चिल्ला उठे, आपने ही हमें हमारा जीवन वापस दिया है, आप ही, आप ही। और वे अत्यंत खुशी से रोने लगे। इसलिए वे सभी धरती पर और रानी के महल में वापस चले गए और समुद्र के नीचे स्थित महल को पूरी तरह से भूल गए। लेकिन वे इतने लंबे समय से दूर थे कि उन्होंने कई बदलाव देखे। राजकुमार, रानी का पति, कुछ साल पहले मर चुका था और उसकी जगह उसका बेटा था, जो बड़ा हो गया था और राजा बन गया था। अपनी मां को फिर से देखने की खुशी में भी उसे उदासी का एहसास हुआ और आखिरकार रानी इसे और सहन नहीं कर सकी और उसने उससे बगीचे में उसके साथ चलने की विनती की। चमेली के एक बौर में एक साथ बैठे, जहां उसने दुल्हन के रूप में लंबे समय बिताए थे, उसने अपने बेटे का हाथ थामा और उससे अपने दुख का कारण बताने के लिए विनती की। क्योंकि, उसने कहा, अगर मैं तुम्हें खुशी दे सकती हूं तो तुम इसे पाओगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मुझे इसे अकेले ही सहना होगा। लेकिन कम से कम मुझे अपना दुख साझा करने दो, रानी ने आग्रह किया। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, उसने कहा। मुझे उससे प्यार हो गया है जिससे मैं कभी शादी नहीं कर सकता, और मुझे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना चाहिए। रानी ने उत्तर दिया, यह उतना असंभव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कम से कम मुझे तो बताओ। एक क्षण तक उनके बीच मौन रहा, फिर सिर घुमाकर राजकुमार ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे एक सुंदर हिरण से प्यार हो गया है। रानी ने खुशी से कहा, आह, अगर बस इतना ही है। और उसने टूटे फूटे शब्दों में उसे बताया कि, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह कोई हिरण नहीं बल्कि एक मंत्रमुग्ध युवती थी जिसने ताज वापस जीत लिया था और उसे अपने लोगों के पास ले आई थी। रानी ने कहा, वह यहीं है, मेरे महल में। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। लेकिन जब राजकुमार उस लड़की के सामने खड़ा हुआ, जो उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक सुंदर थी, तो उसका सारा साहस खत्म हो गया और वह उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी युवती पास आई और उसकी आंखें, जैसे उस दिन जंगल में हिरन की आंखें थीं, वैसी ही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, आपकी कृपा से मुझे जाने दीजिए और मुझे मत मारिए। और राजकुमार को उसकी बातें याद आ गईं और उसका दिल खुशी से भर गया। और रानी, जो उसकी माँ थी, उन्हें देखकर मुस्कुराई।